ड्रामा की शुरुआत होती है और हमें हमारे मेन लीड को दिखाया जाता है जिसका नाम होता है जोंग, जो कि एक बेहद खतरनाक, चालाक और टॉप लेवल NSI एजेंट है। और आज वह अपने अब तक के सबसे खतरनाक मिशन पर आया है। जोंग ऊपर से पूरी टीम पर नजर रख रहा होता है, तभी उसके सीनियर जॉन का कॉल आता है। जॉन सख्त लहजे में कहता है कि किसी भी हाल में वह मूर्ति सही सलामत वापस आनी ही चाहिए। जोंग बस कॉपी दैट कह के कॉल कट कर देता है, लेकिन तभी गैंग का एक और मेंबर उसे देखने लगता है। बस फिर क्या, जोंग बिना टाइम वेस्ट किए उसे बिल्डिंग की छत से नीचे फेंक देता है और वह वहीं खत्म हो जाता है। और इस हादसे से सारे गैंग मेंबर्स अलर्ट हो जाते हैं और तभी जोंग की शानदार एंट्री होती है, बिल्कुल फिल्म स्टाइल में। अब गैंगस्टर उस पर टूट पड़ते हैं, लेकिन जोंग कोई आम इंसान नहीं था। उसकी मार्शल आर्ट की ट्रेनिंग और बिजली जैसी फुर्ती वह सबको धूल चटा देती है और एक एक करके सारे बदमाश नीचे गिरते हैं। लेकिन तभी एक आदमी मौका पाकर मूर्ति और पैसे लेकर के कार में फरार हो जाता है। जोंग फौरन बाइक पर सवार होकर के उसका पीछा करता है और छलांग लगा करके उस कार की छत पर चढ़ जाता है, कांच तोड़कर अंदर घुसता है और दोनों के बीच में जबरदस्त फाइट होता है। लेकिन तभी कार का भयंकर एक्सीडेंट हो जाता है और आग के लपट चारों तरफ फैल जाते हैं और सबको लगता है कि जोंग भी गया, पर नहीं। उसी आग के बीच से जोंग निकलता है और एक हाथ में मूर्ति, दूसरे हाथ में वह आदमी। क्या ही सिनेमैटिक सीन था। फिर सीन कट होता है और NSI ऑर्निफिस पर, जहाँ जॉन उस मूर्ति को ध्यान से देख रहा होता है, लेकिन मूर्ति का एक हाथ टूट गया था। जोंग को अचानक याद आता है कि उसने जब मैनेजमेंट को डराने के लिए एक गोली चलाई थी तो वह स्लिप होकर के शायद मूर्ति पर लग गई होगी। जॉन का चेहरा सख्त हो जाता है और वह गुस्से में जोंग पर बरस पड़ता है। कुछ देर बाद वह दोनों NSI डायरेक्टर्स के पास जाते हैं और उन पर बुरी तरीके से चिल्लाता है और जॉन को ऑर्डर देता है कि जोंग को फ़ौरन नौकरी से निकाल दो। जोंग उसे समझाने की कोशिश करता है, सर, जोंग हमारा बेस्ट एजेंट है और उसे ऐसे नहीं निकाला जा सकता। डायरेक्टर भड़क जाता है और कहता है, अगर इतना ही शानदार है तो एक नामुमकिन मिशन पूरा करके दिखाओ। यहीं से शुरू होती है कहानी का एक नया ट्विस्ट। डायरेक्टर बताता है कि एक स्कूल के बारे में ओरिएंटल कन्वेंट है और यह स्कूल 50 साल पहले एक आदमी ने शुरू किया था जिसका नाम था ओरिएंटल। दिखने में शरीफ पर अंदर से बेहद चालाक और बेईमान था। उस वक्त का राजा उस पर बहुत भरोसा करता था और जब उसकी तबीयत बिगड़ी तो उसने अरबों रुपए का सोना ओरिएंटल को सौंप दिया ताकि वह उस सोने से गरीबों की मदद कर सके। लेकिन ओरिएंटल ने वह सारा सोना खुद रख लिया और जब लोगों को सच्चाई का पता चला तो उन्होंने राजा के महल पर हमला कर दिया, लेकिन तब तक देर हो चुकी थी। ओरिएंटल वो सारा सोना कहीं छुपा चुका था। जॉन बताता है कि एजेंसी को शक है कि वह सोना आज भी उस स्कूल में छिपा हुआ है और वह कहता है कि जोंग, अब तुम्हें स्कूल में एक स्टूडेंट बन करके जाना होगा और उस सोने को ढूंढना होगा। जोंग हैरान होकर के कहता है कि मैं स्टूडेंट जैसा दिखता भी नहीं हूँ। जॉन मुस्कुरा कर जवाब देता है, नहीं जोंग, तुम अब भी काफ़ी यंग लगते हो और यह मिशन सिर्फ तुम ही कर सकते हो और अपनी नौकरी से बेहद प्यार करने वाला। जोंग आखिरकार इस मिशन के लिए तैयार हो जाता है और यहीं से शुरू होती है उसका सबसे अजीब, खतरनाक और इंटरेस्टिंग मिशन। दूसरी तरफ सीन कट हुआ और शो को दिखाया जाता है। एक चुलबुली लड़की, थोड़ी लापरवाह लड़की, जो अपने प्रिंसिपल की बर्थडे पार्टी में आई होती है। शुरुआत में सब कुछ ठीक चल रहा होता है, लेकिन थोड़ी ही देर में शुआ इतनी ज़्यादा ड्रिंक कर लेती है कि कंट्रोल ही नहीं हो पाता है। नशे में वह प्रिंसिपल से उलझ जाती है और मजाक मजाक में उसके बाल खींच लेती है। तभी उसके सामने उसका बिग निकल जाता है और वहाँ मौजूद सबको पता चलता है कि उसका प्रिंसिपल तो टकला निकला। तो पूरी तरीके से सब लोग शॉक हो जाते हैं, माहौल एकदम शॉकिंग हो जाता है और शुआ टल्ली हालत में वहाँ से निकल जाती है। और अब सीन शिफ्ट होता है शुआ की माँ के रेस्टोरेंट पर, जहाँ पहले से जोंग और उसकी टीम बैठकर खाना खा रहे होते हैं। तभी कुछ गुंडे वहां आ जाते हैं और शुआ की मॉम से बदतमीजी करने लगते हैं। शुआ बीच में आती है और उन्हें रोकने की कोशिश करती है, लेकिन उल्टा वो लोग उसे ही परेशान करने लगते हैं। और फिर जोंग का धांसू एंट्री मोमेंट आता है और वो चुपचाप उठता है और पलक झपकते ही उनकी धुलाई करना शुरू कर देता है। उसके मूव्स, उसकी ताकत और सब कुछ देख करके शुआ दंग रह जाती है। उसके चेहरे पर एक साफ साफ खुशी दिख रही होती है और वो जोंग से पूरी तरीके से इम्प्रेस हो चुकी होती है। फाइट खत्म होते ही जोंग बिना कुछ कहे रेस्टोरेंट से बाहर चला जाता है और तभी कहानी फ्लैशबैक में जाती है जोंग के पास्ट में। दरअसल जोंग एक अनाथ लड़का था। बचपन में स्कूल के बच्चे उसे खूब बुली करते थे क्योंकि उसके पास कोई परिवार नहीं था। उसके पिता भी एक NSI एजेंट थे जो कि एक मिशन पर गए थे लेकिन कभी लौट कर नहीं आए। जोंग के जो पिता होते हैं उसके साथ जो काम करता था उसने जोंग को अडॉप्ट कर लिया और अपने बेटे की तरह पाला।
उसी की देख रेख में जोंग बड़ा हुआ और एक दिन NSI एजेंट बन गया। और अब अगले दिन जोंग ने एक मिशन की तैयारी करनी शुरू कर दी थी। टीम उसके लिए फेक आइडेंटिटी, रिपोर्ट कार्ड और स्कूल एडमिशन की पूरी फाइल तैयार कर ली थी। जोंग के लिए यह सब कुछ बेहद अजीब था, क्योंकि वह अपनी स्कूल लाइफ से नफरत करता था। लेकिन अब उसकी मिशन ड्यूटीज़ है, तो फिर वो मना कैसे कर सकता है। इसलिए अगले ही दिन वह स्कूल पहुंचता है और वहीं पहले दिन ही उसकी मुलाकात होती है शुआ से। शुआ उसे पहचान लेती है और तुरंत डांटना शुरू करती है कि इतनी कम उम्र में शराब पीते हो और शर्म नहीं आती तुम्हें, तुम्हारे पेरेंट्स तुम्हें रोकते नहीं है क्या। जोंग बस मुस्कुराता है और माफ़ी मांगता है और अब अपनी क्लास की तरफ चला जाता है। जैसे ही वह क्लास में एंटर करता है, सबकी नज़रें उस पर टिक जाती हैं। लड़कियाँ उसकी पर्सनैलिटी को देख करके दंग रह जाती हैं और सब उससे बात करने की कोशिश करते हैं, लेकिन जोंग किसी को भाव नहीं देता। तभी हमें पता चलता है कि जोंग की बेटी येना भी उसी क्लास में पढ़ती है। अब क्लास के बाद येना जोंग को छत पर बुलाती है और कहती है कि प्लीज़ मेरी शिकायत डैड से मत करना। जोंग मुस्कुराकर वादा करता है और वापस अपनी क्लास में लौट जाता है। स्कूल की छुट्टी होते ही जोंग बाहर निकलता है और तभी उसकी नज़र एक पुरानी बंद बिल्डिंग पर पड़ती है, जिसके बाहर बड़ा सा बोर्ड लगा होता है और यहाँ आना मना है। जोंग को कुछ अजीब महसूस होता है और वह उस बिल्डिंग के पास जाता है। दरवाज़ा पर ताला लगा होता है, लेकिन तभी उसकी नज़र बिजली के मीटर पर जाती है और वह शॉक्ड रह जाता है, क्योंकि वह मीटर अभी भी चल रहा होता है। तभी उसे कुछ बच्चे दिखाई देते हैं जो एक लड़के ली को परेशान कर रहे होते हैं। उनमें से एक लड़का हंगिल जोंग को देख करके उसकी तरफ बढ़ता है और उसे भी बुली करने की कोशिश करता है, लेकिन जोंग बिना रिएक्ट किए उन्हें इग्नोर कर देता है और क्लास में लौट जाता है। बाद में वो ली से उस बिल्डिंग के बारे में पूछता है, जिस पर ली बताता है कि वो हॉरर बिल्डिंग है। जोंग उसकी बातों को बकवास समझ करके छोड़ देता है। रात को घर पहुंच करके जोंग वह पूरी बात अपने बॉस जोंग को बताता है और कहता है कि मुझे लगता है कि उस बिल्डिंग में कुछ तो गड़बड़ है, मैं आज रात वहीं जा करके तलाशी लूँगा। और बस यहीं से शुरू होता है कहानी का एक नया रहस्यमय मोड़। रात के सन्नाटे में मास्क पहने जोंग धीरे धीरे उस पुरानी बिल्डिंग के पास पहुंचता है और वह सावधानी से दरवाज़ा खोलने ही वाला होता है कि तभी पीछे से किसी की आवाज़ आती है। जोंग पलटता है तो सामने शुआ खड़ी होती है, हाथ में बंदूक लिए। वह सख्त लहजे में कहती है मास्क उतारो, लेकिन जोंग को जैसे ही मौका मिलता है और वह एक झटके में शुआ को हल्का सा झटका दे करके वहाँ से भाग निकलता है। शुआ कुछ समझ पाती उससे पहले ही जोंग अंधेरे में गायब हो चुका होता है। दूसरी तरफ सीन कट होता है और स्कूल की अध्यक्ष सुपर को, जो कि एक आदमी के फ्यूनरल में शामिल होती है, उसकी बातों से साफ झलकता है कि उस आदमी की मौत के पीछे उसी का हाथ है। अगले दिन स्कूल का माहौल तनाव भरा होता है। प्रिंसिपल शुआ उस पर बरस पड़ते हैं, क्योंकि वह पिछली रात उस नकाबपोश आदमी को पकड़ नहीं पाई थी। गुस्से में उसे सजा दी जाती है। ढेर सारी फाइलें चेक करने की शुआ थक जाती है, लेकिन कहती है क्योंकि यही उसका फ़र्ज है। उसी बीच जोंग अब भी उस रहस्यमय बिल्डिंग पर नज़र रखा हुआ होता है। तभी उसकी नज़र पड़ती है मियोंग जू का असिस्टेंट उसी बिल्डिंग के अंदर जा रहा होता है। जोंग उसका पीछा करने लगता है और तभी सिक्योरिटी गार्ड आ करके रास्ता रोक देता है और सख्त लहजे में कहता है कि यहाँ आना मना है, वापस जाओ। जोंग पीछे हटता है, लेकिन तभी उसकी नज़र पास की डस्टबिन पर पड़ती है, जहाँ से कोई अजीब सी आवाज़ आ रही होती है। वह झुककर ढक्कन खोलता है और अंदर देखता है कि ली को किसी ने वहाँ पैक कर रखा है। जोंग उसे बाहर निकलता है, हैरान होकर के पूछता है क्यों भाई, तुम इनसे इतना ज़्यादा क्यों डरते हो। अब ली धीरे धीरे कहता है क्योंकि मेरे पापा नहीं हैं और सब इसी बात का फ़ायदा उठाते हैं। तभी वहाँ शुआ पहुँचती है और ली की हालत देख करके सवाल करती है तुम्हारे कपड़े इतने गंदे क्यों हैं। ली झूठ बोल देता है कि मैम मैं यहाँ सफाई कर रहा था। शुआ थोड़ा शक करती है, लेकिन कुछ कहती नहीं। फिर वह जोंग को अपने ऑफिस में बुला करके पूछती है तुम ली को तंग तो नहीं कर रहे। तो जोंग मुस्कुरा कर जवाब देता है नहीं, वह तो मेरा अच्छा दोस्त है। शुआ कुछ पल उससे घूरती है और फिर जाने देती है। जोंग वहाँ से निकल करके ली के साथ बैठ करके लंच करने लगता है। लंच के दौरान जोंग ली से उस बिल्डिंग के बारे में पूछता है। ली धीरे धीरे उसकी डरावनी कहानी बताने लगती है। वह कहता है कि कई साल पहले वहाँ एक डांस क्लास हुआ करती थी, जहाँ एक लड़की थी आरोही और उसका सपना था दुनिया की सबसे बेस्ट डांसर बनना, लेकिन उसकी क्लासमेट उसे बहुत तंग करती थी और एक दिन उससे परेशान करते हुए उसका भयानक एक्सीडेंट हो गया और उसके दोनों पैर कट गए। और जब उसका डांस करने का सपना टूट गया तो उसने उसी बिल्डिंग में अपनी जान दे दी। ली की आवाज़ कांपने लगती है और फिर पकड़े जाने के डर से उसकी क्लासमेट ने
उसकी लाश वहीं पे बेसमेंट में दफना दी। उसके बाद से सबको वहाँ उसकी आत्मा दिखाई देने लगी और तभी से वह जगह हॉरर कहलाने लगी। और जॉन्ग को यह सब सुन करके बिल्कुल भी भरोसा नहीं होता है। वह कहता है यह सब फालतू की बातें हैं। ली कुछ नहीं कहता, बस अपना फ़ोन निकाल करके एक वीडियो दिखाता है जिसमें वह खुद उस बिल्डिंग के अंदर गया था। और उसी वीडियो में दिखाता है एक बिना पैरों वाली लड़की जो उसके सामने अचानक प्रकट होती है। और वह सीन देख करके जॉन्ग भी एक पल के लिए ठहर सा जाता है, लेकिन उसका ध्यान वीडियो के एक और हिस्से पर जाता है जहां उसे एक सीक्रेट डोर दिखता है जिस पर भारी ताला लगा हुआ है। और वह तुरंत डिसाइड करता है कि आज रात वह फिर से उस बिल्डिंग में जाएगा और उस दरवाजे का राज पता लगाएगा। लेकिन तभी माहौल बदल जाता है और वहाँ पर हंगेल आता है और हमेशा की तरह ली को परेशान करने लगता है और इस बार तो हद कर देता है। ली के खाने में थूक रख देता है और उसे ज़बरदस्ती वह खाना खाने के लिए कहता है। ली बेबस होकर के खाना उठाता है, लेकिन तभी जोंग उसका हाथ पकड़ लेता है और सबके सामने जोंग गुस्से में हंगेल की ज़बरदस्त पिटाई कर देता है। पूरा स्कूल चौंक जाता है, लेकिन बाकी बच्चे खुश होते हैं क्योंकि हंगेल हमेशा उन्हें परेशान किया करता था। बट तभी वहाँ शुआ आ जाती है और सबके सामने जोंग को पकड़ लेती है। वह गुस्से में कहती है कि तुम सारी हदें पार कर रहे हो, पहले शराब पीना और अब बच्चों को मारना, आखिर तुम्हें हो क्या गया है। जोंग कुछ पल चुप रहता है और फिर शांत लहजे में अपने साइड की पूरी कहानी बताता है और बिना कुछ कहे बोले वहाँ से चला जाता है। आज रात जब वह हॉन्टेड बिल्डिंग में दोबारा कदम रखेगा तो उससे सिर्फ सफाई नहीं बल्कि मौत के साये का भी सामना करना पड़ेगा। दूसरी तरफ हंगेल अपनी बेइज्जती का बदला लेने के लिए ली के घर पहुंचता है और वह उसकी दादी से स्कॉलरशिप के बहाने उसका पासपोर्ट ले लेता है। और अब हमें आगे पता चलेगा कि वह इस पासपोर्ट का क्या करने वाला है। और रात होते ही जोंग फिर से उस रहस्यमय बिल्डिंग की तरफ निकल पड़ता है, लेकिन तभी ली वहां पर आ जाता है और जिद करने लगता है कि वह भी उसके साथ अंदर जाएगा। मजबूरी में जोंग उससे साथ ले जाता है और अंदर पहुंचते ही उन्हें एक अजीब सा आदमी दिखाई देता है जो हथौड़े से कुछ काम कर रहा होता है। और जैसे ही वह जोंग को देखता है वह घबराकर उस पर हथौड़ा फेंकने लगता है और भाग जाता है। जोंग उसे पकड़ने की कोशिश करता है, लेकिन वो आदमी काफ़ी दूर निकल जाता है। और इसके बाद जोंग उस सीक्रेट डोर के पास आता है और अपने टूल्स की मदद से लॉक खोलने की कोशिश करता है। दरवाज़ा खोलते ही जो नज़ारा सामने आता है उसे देख करके जोंग पूरी तरीके से शॉक रह जाता है। कमरे में हर जगह ढेर सारे डॉक्यूमेंट्स लगे होते हैं जिसमें गोल्ड से जुड़ी डिटेल लिखी होती है। और तब जोंग को समझ में आता है कि स्कूल की अध्यक्ष मियांग जो खुद उस गोल्ड को ढूंढ रही है और उसे भी नहीं पता है कि वह कहाँ पर छुपा हुआ है। जोंग सारे डॉक्यूमेंट की तस्वीर खींचता है और अपनी सीनियर टीम को रिपोर्ट करने के बाद वहाँ से निकलने ही वाला होता है कि उसकी नज़र अचानक एक असली स्केलेटन पर पड़ती है। कैमरे के जरिए मियांग जो यह सब लाइव देख रहा होता है। स्केलेटन देख करके ली डर जाता है और डर के मारे कांपने लगता है और पुलिस को बुलाने की बात करता है, लेकिन जोंग उसे झूठ बोल देता है कि यह तो नकली है। तभी सियांग जो अपने असिस्टेंट को वहां भेजती है जो पूछता है कि आखिर वो लोग यहाँ पर क्या कर रहे हैं। जोंग तुरंत झूठ बोल देता है कि वह तो बस उस घोस्ट वाली स्टोरी को एक्सप्लोर करने के लिए आया था और वह माफ़ी मांग करके वहाँ से निकल जाता है। पर घर पहुंचकर जोंग अपनी टीम को वह सारी फोटो और फाइलें दिखाता है और बताता है कि वह स्केलेटन किसी और का नहीं बल्कि ओरिएंटल का है। और अब जोंग उन्हें समझाता है कि शायद ओरिएंटल ने इस भूत की कहानी को हमारे लिए एक पहेली की तरह छोड़ दिया है। और अब जोंग उन्हें समझाता है कि शायद ओरिएंटल ने इस भूत की कहानी को हमारे लिए एक पहेली की तरह छोड़ दिया है और अगर हम उसे सॉल्व कर पाएँ तो शायद उस स्कूल तक पहुँच सकते हैं। और अगले दिन जोंग वॉचमैन के पास जा कर के पूछता है कि क्या रात में वही उन सब पर हमला कर रहा था। वॉचमैन पहले तो मना करता है, लेकिन फिर सच बताता है कि उसकी बिल्ली एक दिन उस बिल्डिंग में चली गई थी और जब वह उसे ढूंढने के लिए अंदर गया तो उसने वह स्केलेटन देखा और डर के मारे भाग गया। और वही वीडियो ली ने रिकॉर्ड किया था। दूसरी तरफ ली को पता चल जाता है कि होंगो ने उसकी दादी को झूठ बोल करके पासपोर्ट लिया है, तो वह किसी तरह पासपोर्ट उससे वापस ले आता है। लेकिन उसी शाम पुलिस उसके घर पहुंचती है और उसकी दादी को अरेस्ट कर लेती है। और असल में होंगेल उस पासपोर्ट का इस्तेमाल करके एक इलीगल वेबसाइट चला रहा था और अब ली की दादी उसमें फंस चुकी थी। और जब यह बात सुआ को पता चलती है तो वह तुरंत समझ जाता है कि यह सारा खेल होंगेल का है और उसकी शिकायत प्रिंसिपल से कर देती है।
और अगले दिन मीटिंग बुलाई जाती है। और अब जैसे ही होंगल को इसका पता चलता है, वह ली को धमकाता है कि अगर उसने उसके खिलाफ कुछ भी कहा तो उसकी दादी हमेशा के लिए जेल में तरती रहेगी। मीटिंग में मियोंग जूली से पूछता है कि क्या होंगल उसे परेशान करता है, लेकिन डर के मारे ली सच बोलने की हिम्मत नहीं जुटा पाता। उल्टा कह देता है कि उसे तो जंग परेशान करता है, जबकि वह ऐसा कहना नहीं चाहता था, लेकिन डर की वजह से चुप रह जाता है। और इस तरीके से जोंग फिर से एक बार सजा से बच निकलता है। रात में जोंग ली से मिलता है और सीधे पूछता है कि होंगल ने तुम्हें झूठ बोलने के लिए मेरे लिए मजबूर किया था, जिस पर ली उदास होकर के कहता है, हाँ, उसने मुझे जान से मारने की धमकी दी थी। मैं तो एक लूजर हूँ जंग, मुझे अपनी दादी की फिक्र थी, इसलिए मुझे झूठ पर झूठ बोलना पड़ा। अगले ही सुबह स्कूल में जंग पर मारपीट करने के आरोप में लगते हैं और उससे सस्पेंड करने का ऑर्डर निकलता है और अपनी सफाई पेश करने के लिए उसे मीटिंग में बुलाया जाता है। लेकिन अब जॉन्ग के पास एक ही रास्ता बचता है, अपनी टीम की मदद लेना। टीम की मदद से वह उस लोकेशन का ट्रैक कर लेता है जहां से हंगल और उसका दोस्त इलीगल वेबसाइट चला रहे होते हैं। जॉन्ग वहां पहुंच करके उन्हें रोकता है और कहता है कि अब बस बहुत हुआ, मेरे साथ चलो। लेकिन हंगल का दोस्त उसे बच्चा समझकर मजाक उड़ाने लगता है और अपने आदमियों को उसे पकड़ने का ऑर्डर दे देता है। पर चॉन्ग कोई आम लड़का नहीं था, वह एक ट्रेन फाइटर था और वह एक ही पंच में वहाँ के सबसे ताकतवर आदमी को गिरा देता है और उसकी ताकत देख करके सबके चेहरे उतर जाते हैं और वहाँ मौजूद सारे गुंडे जान बचा करके भाग जाते हैं। हंगेल का दोस्त भी डर के मारे कांप जाता है। जॉन्ग उससे बेहोश करके अपने साथ स्कूल ले जाता है और मीटिंग में सबके सामने पेश करता है और फिर वह पूरी सच्चाई खोल देता है कि कैसे होंगल ने ली को ब्लैकमेल किया था, उसकी दादी को फंसाया और खुद उस इलीगल वेबसाइट के पीछे था। अब मियोंग जो सब कुछ सुन करके ली से पूछती है कि क्या जॉन्ग सच बोल रहा है। इस बार ली डरता नहीं है और आंखों में आंसू लिए वह कहता है, जी, जॉन्ग सच बोल रहा है। मुझे हमेशा हंगेल ही परेशान करता था और यह सुनकर तुरंत डिसाइड करता है कि हंगेल को स्कूल से सस्पेंड किया जाएगा। और अब कहानी एक नए मोड़ पर आती है और अब अगले दिन जॉन्ग दूसरे हंटेड स्टोरी के बारे में पता लगाने की कोशिश करता है और ली से पूछता है। ली बताता है 3 साल पहले यहाँ एक क्लास में 2 टॉपर लड़कियाँ थीं, दोनों एक दूसरे से बेहद जलती थीं। मेन एग्जाम में टॉप करने की दीवानगी थी। एक लड़की ने दूसरी को छत से धक्का दे दिया और तभी से उस लड़की की आत्मा क्लास की घड़ी में कैद हो गई है। और इसी बीच ली की मदद करते करते जोंग और शुआ काफ़ी क्लोज आ जाते हैं और शुआ को उसके लिए फीलिंग्स आने लगती हैं। दूसरी तरफ जोंग उस घड़ी के पास पहुंचता है और उसी बिल्डिंग से मिली चाबी से खोलने की कोशिश करता है, लेकिन ताला नहीं खुलता। तभी वहाँ येना आती है और कहती है कि हमारे स्कूल में ऐसी 2 घड़ियाँ हैं, एक यहाँ और दूसरी काउंसलिंग रूम में है। जोंग को समझ में आ जाता है कि यह चाबी उसी दूसरी घड़ी की है और वह काउंसलिंग रूम में जाने की कोशिश करता है, लेकिन वहाँ हेला उसे रोक लेती है और कहती है कि इस कमरे में सिर्फ काउंसलिंग मेंबर्स ही जा सकते हैं, अगर अंदर जाना है तो पहले काउंसलिंग मेंबर बनो। और अब जोंग काउंसलिंग मेंबर बनने की फैसला कर लेता है और सुआ के पास जा करके पूछता है कि मुझे क्या करना होगा मेंबर बनने के लिए। सुआ मुस्कुरा कर बताती है कि एग्ज़ाम क्लियर करना होगा। जोंग अब पूरे जोश में एग्ज़ाम की तैयारी में जुट जाता है। एग्ज़ाम से एक दिन पहले जोंग स्कूल नहीं आता तो शुआ को उसकी बहुत चिंता होती है और वह उससे कॉल करती है, तो जोंग बहाना बना देता है कि उसकी तबीयत ठीक नहीं है और अब वह एग्ज़ाम नहीं दे पाएगा। सुआ को उसकी बातों में कुछ अजीब लगता है तो वह खुद उसके लिए खाना लेकर के उसके घर जाने का फैसला करती है। अब जब जोंग को पता चलता है तो उसके होश उड़ जाते हैं, क्योंकि जिस एड्रेस को उसने अपना घर बताया था वहाँ तो अभी तक कुछ भी सेट नहीं हुआ था। इसीलिए वह अपनी टीम को फ़ौरन बुला करके कहता है कि जल्दी करो, सब फर्नीचर अंदर डालो और घर को सेट करो। सब लोग मिलकर रातों रात वह घर सेट कर देते हैं ताकि वह असली लगे। लेकिन जैसे ही वह सब लोग निकलने की तैयारी करते हैं, सुबह पहुँच जाती है और सब लोग किचन के अंदर वाले कवर्ड में छुप जाते हैं। माहौल एकदम टेंशन भरा हो जाता है और तभी सुआ उस कवर्ड का दरवाज़ा खोल देती है और इसी बीच जोंग का पैर फिसल जाता है और वह सीधा सुआ पर गिरता है। दोनों एक दूसरे के बहुत करीब आ जाते हैं और उन दोनों के बीच में एक प्यारा सा किस हो जाता है जो देखने में काफी ज्यादा रोमांटिक लग रहा होता है। दोनों की नजरों का सामना बस कुछ सेकंड के लिए होता है, मगर वह पल जैसे थम सा जाता है। सुआ जल्दी से उठती है और
थोड़ा घबरा जाती है और थोड़ी सी घबराई हुई आवाज़ में पूछती है कि तुम लोग कबर्ड के अंदर क्या कर रहे हो। तभी जॉन्ग की टीम फौरन बहाना बना देती है और कहती है हम तो उसे सरप्राइज देने के लिए आए थे। सुआ को बात थोड़ी अजीब सी लगती है, लेकिन वह ज़्यादा कुछ कहे बिना मुस्कुराती है और वहाँ से चली जाती है। सब लोग राहत की सांस लेते हैं। अगले दिन जॉन्ग का एग्ज़ाम होता है और उसने ठीक से पढ़ाई नहीं की होती है, तो थोड़ा नर्वस होकर एग्ज़ाम देता है। और अब अगले दिन सुआ रिजल्ट अनाउंस करती है और शॉकिंगली जॉन्ग 10th पोजीशन पे आ जाता है, जबकि ये ना फिर से टॉप कर जाती है। जॉन्ग को अपनी पोजीशन से ज़्यादा इस बात की खुशी होती है कि अब वह ऑफिशियली काउंसलिंग मेंबर बन गया है। उसी दिन वह काउंसलिंग रूम में जाता है और उस मिस्टीरियस क्लॉक को चेक करने लगता है, लेकिन तभी वहाँ हेला आ जाती है और जॉन्ग को डिनर के लिए इनवाइट करती है। जॉन्ग के पास मना करने का कोई रीज़न नहीं होता है और वह मजबूरन उसके साथ चला जाता है। वहाँ येना भी मौजूद होती है और डिनर के दौरान और हेला की बातों से साफ झलकता है कि वह मन ही मन जॉन्ग को पसंद करने लगी है। डिनर के बाद हेला कट जाती है जहाँ उसकी माँ मियोंगजू उसका इंतज़ार कर रही होती है और जैसे ही मियोंगजू को पता चलता है कि हेला 2nd पोजीशन पर आई है, वह गुस्से से भर उठती है और कहती है कि मुझे बहाने नहीं चाहिए, अगले एग्ज़ाम में सिर्फ फर्स्ट ही आनी चाहिए। वह चाहती है कि उसकी बेटी हर चीज़ में परफेक्ट बने। इसके बाद मिंगजू एक बुजुर्ग राइटर से मिलने के लिए जाती है जो कभी ओरिएंटल के साथ काम कर चुकी थी और वो उससे कहती है कि मुझे ओरिएंटल के सारे सीक्रेट बताओ, मगर वो राइटर साफ मना कर देती है। मियोंगजू का गुस्सा 7वें आसमान पर पहुंच जाता है और वह अपने असिस्टेंट को आदेश देता है कि इस आदमी के बारे में जितनी भी जानकारी मिल सके सब निकालो। दूसरी तरफ जॉन्ग फिर से उस क्लॉक रूम में जाता है और वहाँ उसे एक लेटर मिलता है। मुझे तुम्हारे बारे में सब कुछ पता है एजेंट। और यह पढ़ते ही जॉन के हाथ पैर कांपने लगते हैं। कोई उसकी असली पहचान जान चुका था। अगले ही दिन वह जॉन के साथ डायरेक्टर के पास जाकर के सारी बात बताता है, लेकिन डायरेक्टर गुस्से में फट पड़ता है कि तुम्हें मिशन की अहमियत का ज़रा भी एहसास नहीं है और एक काम भी ठीक से नहीं कर पाए हो। वह तुरंत अपने असिस्टेंट को कॉल करता है और कहता है कि सारे स्टाफ का डाटा मेरे पास लाओ। और तभी जॉन जॉन्ग से कहता है कि उस रूम का सीसीटीवी फुटेज चेक करूंगा, शायद कुछ पता चले। अगले दिन वह अपने स्टूडेंट प्रेसिडेंट के पावर का इस्तेमाल करके सीसीटीवी रूम में आ जाता है और फुटेज चेक करने लगता है, लेकिन वहाँ कुछ भी नहीं होता। सब रिकॉर्डिंग डिलीट हो चुकी थी, किसी ने पहले ही सब कुछ मिटा दिया था। तभी सीन कट होता है और मियोंगजू की तरफ जो एक शूटिंग लोकेशन पर होती है और शॉकिंगली वह राइटर पेड़ से बंधा हुआ होता है। तभी उसका असिस्टेंट आकर के कहता है कि मैडम आपके कहे मुताबिक वो रिकॉर्डिंग मैंने साफ सुथरे तरीके से डिलीट कर दी है। मियोंगजू कहती है कि अब जॉन्ग के बारे में हर छोटी से छोटी बात मुझे चाहिए। उसी वक्त जॉन्ग के फ़ोन की घंटी बजती है। दूसरी तरफ से आवाज़ आती है कि हेलो एजेंट, कैसे हो। जॉन्ग चौंक जाता है, या तो स्कूल का वॉचमैन था। वो कहता है कि मुझे तुमसे कुछ ज़रूरी बात करनी है, छत पर मिलो। जॉन्ग तुरंत वहाँ पहुँचता है, लेकिन जब वह पहुँचता है तब तक छत पर कोई और होता है और एक मास्क पहना हुआ आदमी वह वॉचमैन से कहता है कि तुम तो मुझे पहले ही मिल चुके हो, और फिर अचानक उस पर हमला कर देता है। दोनों के बीच ज़बरदस्त फाइट होता है और उसी झपट में वॉचमैन छत से नीचे गिर जाता है। जॉन्ग दौड़ता हुआ उसके पास पहुंचता है, लेकिन अब बहुत देर हो चुकी थी, वॉचमैन मर चुका था। जॉन्ग उसकी पॉकेट से कुछ निकालता है और एक पुरानी डायरी, और जैसे ही वह उसे खोलता है उसकी आंखें फटी रह जाती हैं। वह डायरी किसी और की नहीं बल्कि उसके अपने पिता की होती है, और वही डायरी जो उसके पिता हमेशा अपने साथ रखा करते थे। तभी जॉन्ग को छत से कुछ अजीब आवाज़ें सुनाई देती है, तो वह फ़ौरन वहाँ पहुँचता है और सामने खड़ा होता है वह मास्क वाला आदमी। उसे देखते ही वह रहस्यमयी शख्स जॉन्ग पर जानलेवा हमला कर देता है, लेकिन जॉन्ग कोई आम लड़का नहीं था, वह एक ट्रेंड फाइटर था और वह उस पर लगातार पलटवार करता, और जैसे ही मौका मिलता है वह उसके मास्क को हटाने की कोशिश करता है, लेकिन तभी वह आदमी अचानक उसे धक्का देकर के वहाँ से भाग निकलता है। जॉन्ग उसका पीछा करता है पर वो रहस्यमय शख्स कहीं गायब हो जाता है। गुस्से से भरा हुआ जॉन्ग अब सीधे डायरेक्टर के ऑफिस में पहुँचता है और चिल्लाते हुए पूछता है कि मेरे डैड कहाँ हैं और उसकी डायरी उस वॉचमैन के पास कैसे पहुँची। पहले तो डायरेक्टर कुछ नहीं बोलता, लेकिन जब जॉन्ग उसे धमकाता है तो वह पूरी सच्चाई उगल देता है। दरअसल जॉन्ग के डैड भी इसी मिशन पर भेजे गए थे और अब तक वह लापता है। डायरेक्टर कहता है कि मुझे नहीं पता था कि वह जिंदा है या नहीं है। यह सुनकर जॉन्ग का गुस्सा फट पड़ता है और वह डायरेक्टर को मारने ही वाला होता है कि तभी वहाँ जॉन्ग आ जाता है और उसे रोक लेता है। जॉन्ग उसे शांत करते हुए कहता है कि ऐसा करने से तुम्हारे पिता वापस नहीं आएंगे। अगर सच में उन्हें ढूंढना है तो
तुम्हें मिशन पूरा करना होगा। यह सुनकर जॉन्ग की आंखों में आंसू आ जाते हैं और वह इमोशनल हो जाता है और अपने पिता की याद में खो जाता है। तभी जॉन्ग अपनी जेब से एक पुरानी फ़ोटो निकालता है जिसमें वह और जॉन्ग के डैड साथ में होते हैं। वो फ़ोटो देख करके जॉन्ग चुपचाप वहाँ से चला जाता है। अगले दिन पूरे स्कूल में सनसनी मच जाती है क्योंकि वॉचमैन की मौत से सभी डर के मारे कांप रहे होते हैं। साय की वजह से सबको लगता है कि यह काम उसी गोस्ट वाली चुड़ैल ने किया है। जॉन्ग अब अपने डैड की डायरी लेकर के उस रहस्यमय घड़ी के पास आता है। डायरी में उसके पिता ने कुछ क्लूज लिखे होते हैं। जैसे ही वह उन क्लूज को फॉलो करता है, घड़ी से एक म्यूजिक साउंड निकलता है। तभी वहाँ पर स्वा आ जाती है और पूछती है कि क्या तुम्हें वॉचमैन की मौत के बारे में पता है। जॉन्ग झूठ बोल देता है, लेकिन स्वा गुस्से में कहती है कि मुझसे झूठ मत बोलो जॉन्ग, मैंने तुम्हें वहाँ देखा था। दरअसल उस रात स्वा घर नहीं गई थी और जब वॉचमैन छत से गिरा तो उसने खुद अपनी आंखों से सब कुछ देखा था और यहाँ तक कि उस मास्क वाले आदमी को भी। स्वा उसे धमकाती है कि मैं सब कुछ पुलिस को बता दूंगी। जॉन्ग तुरंत दरवाजा बंद कर देता है और उसे दो चॉइस देता है, या तो तुम यह मिशन लीक करके खुद जेल चली जाओ या फिर मेरा साथ दो। स्वा डर जाती है और कुछ नहीं कहती, वो चुपचाप वहाँ से चली जाती है। और वहीं दूसरी तरफ हम म्योंग जू को देखते हैं जो किसी से मिलने आई होती है और तभी उसका दिमाग पुराने दिनों में चला जाता है। अब फ्लैशबैक में दिखाया जाता है कि वह वॉचमैन से मिल रही थी और तभी वही खुलासा होता है कि वह भी एक सीक्रेट एजेंट था जिसने अपनी टीम को धोखा दे करके अकेले ही उस गोल्ड को ढूंढने का फैसला किया था। अब मिंग जू से गुस्से में कहती है कि मुझे तुम्हारे सारे राज पता चल गए हैं, अब मैं तुम्हें एक्सपोज कर दूंगी। जिस पर वॉचमैन कहता है कि मुझे भी तुम्हारे सारे काले सच पता चल गए हैं, अब मैं सब कुछ जॉन्ग को बता दूंगा। यह सुनकर म्योंग जू डर जाती है और अपने असिस्टेंट को उसे खत्म करने का ऑर्डर दे देती है। और अब सामने आता है सबसे बड़ा ट्विस्ट, यह मास्क वाला आदमी कोई और नहीं बल्कि म्योंग जू का असिस्टेंट ही होता है। कहानी फिर प्रेजेंट में लौटती है और जहां म्योंग जू किसी से कह रही थी कि आखिर और कितने खून करने पड़ेंगे मुझे उस सोने को ढूंढने के लिए। और बस इसी डायलॉग के साथ सीन ब्लैकआउट हो जाता है और दूसरी तरफ हम जॉन्ग को देखते हैं जो अपने डैड की डायरी पढ़ते हुए भूत की तीसरी कहानी तक पहुंच चुका होता है। एक ऐसी कहानी जिसमें एक पियानो का जिक्र होता है और उसी के अंदर छुपा होता है गोल्ड का अलग क्लू। और यह जानकर जॉन्ग तुरंत शुआ को बताता है, जिस पर शुआ कहती है वह पियानो शायद मिंग जू के ऑफिस में रखा हुआ है, लेकिन वहां तक पहुंचना लगभग नामुमकिन है। जॉन्ग सोच में पड़ जाता है और पूछता है कि क्या ऐसा कोई तरीका नहीं है जिससे हम वहां तक पहुंच सकें। तभी शुआ बताती है कि अगले हफ्ते स्कूल में एक ग्रैंड पार्टी है और शायद उसी दिन तुम्हें मौका मिल पाएगा उस पियानो को चेक करने का। यह सुनकर जॉन्ग उसकी बात मान लेता है और अपनी पूरी टीम को इकट्ठा करके सुबह से मिलवाता है और फिर सब मिल करके परफेक्ट प्लान बनाना शुरू करते हैं। जॉन्ग बताता है कि उन्होंने वहाँ की पूरी सिक्योरिटी सिस्टम का पता लगा लिया है और वह सबको समझाता है कि जब सारे लोग नीचे पार्टी में बिजी होंगे तभी तुम्हें और शुआ को ऊपर वाले कमरे में घुसना होगा और वह रूम सिर्फ म्योंग जू के फिंगरप्रिंट से ही खुलता है। लेकिन याद रखना, जैसे ही तुम अपनी फिंगरप्रिंट लगाओगे उसका नोटिफिकेशन सीधा म्योंग जू के पास चला जाएगा। तभी जॉन्ग की टीम में से एक लड़की बोलती है कि उसकी चिंता मत करो, मैं उसका फ़ोन हैक कर लूँगी और वह नोटिफिकेशन डिलीट कर दूंगी। इसी बीच जॉन्ग सुआ को फाइट टेक्निक सिखाने लगता है और इन्हीं पलों में दोनों एक दूसरे के बेहद क्लोज आ जाते हैं। और तभी प्यारा सा ट्वीट सामने आता है और पता चलता है कि बचपन में यह दोनों एक ही क्लास में पढ़ते थे, लेकिन अब दोनों के नाम बदल चुके हैं, इसीलिए एक दूसरे को पहचान नहीं पाए हैं। और अब कहानी आती है पार्टी नाइट पर, जहाँ हर तरफ रोशनी, म्यूजिक और ग्लैमर का माहौल होता है। म्योंग जू अपने ऑफिस में तैयार हो रही होती है और तभी उसे एक कॉल आता है। कॉल देख करके उसके चेहरे पर अलग सी स्माइल फैल जाती है, मानो वह किसी बड़े गेम की प्लानिंग कर रही हो। उधर जॉन्ग और उसकी टीम पार्टी में पहुंचते हैं और वेटर बनकर एंट्री कर लेते हैं, जबकि जॉन और फातिमा बाहर खड़ी एक बैंड से पूरा मिशन कंट्रोल कर रहे होते हैं। पार्टी में जॉन्ग की नज़र सुआ पर पड़ती है जो आज पहले से कहीं ज़्यादा खूबसूरत लग रही होती है। उसे देखकर जॉन्ग के बचपन की यादें ताज़ा हो जाती हैं, जब वह दोनों 10 साल के थे और एक दूसरे को प्रपोज किया था। और अब प्रेजेंट में सुआ शर्माते हुए पूछती है कि मैं कैसी लग रही हूँ, जिस पर जॉन्ग कूल बनते हुए कहता है हाँ ठीक ठीक लग रही हो।